अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हैंड फिंगर थंब बेस्ड ऑर्थोसिस। ठीक है, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स का लेक्चर है ये। ठीक है, इससे पहले इसके 2 पार्ट्स हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले उनको वॉच करें और फिर ये वाला पार्ट वॉच करें, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस से नहीं चलेंगे तो फिर आपको लेक्चर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी बहुत सी टर्म्स हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ, तो फिर मैं वो रिपीट नहीं करती, क्योंकि रिपीट करने से फिर वीडियो लंबी होती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट लेंगे 13th वाला है हमारे पास ऑर्थोसिस। ठीक है, ये सारे हैंड फिंगर एंड थंब बेस्ड ऑर्थोसिस हैं। ठीक है, उसमें हम आज देखेंगे एक्सटेंशन ब्लॉकिंग बॉडी ऑर्थोसिस। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सटेंशन को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम यूज़ करते हैं, एक कंडीशन होती है मैलेट फिंगर, उसके केस में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, मैलेट फिंगर के अंदर क्या होता है, मैलेट फिंगर के अंदर जो एक्सटेंसर टेंडन है ना, मतलब वो मसल्स जो एक्सटेंशन कराते हैं, ठीक है, उनकी इंजरी हो जाती है। एक्सटेंशन ब्लॉकिंग बॉडी ऑर्थोसिस जो है वो हम मैलेट फिंगर के केस के अंदर यूज़ करते हैं। मैलेट फिंगर के अंदर क्या होता है कि जो हमारे एक्सटेंसर टेंडन है, वो मसल्स जो एक्सटेंशन करवाते हैं, ठीक है, उनकी इंजरी हो जाती है, और उनकी इंजरी की वजह से क्या होता है, हमारी जो फिंगर की टिप है वो स्ट्रेट हो जाती है, मतलब एक्सटेंडेड पोजीशन में रहती है। ठीक है, और इस ऑर्थोसिस का मकसद क्या है, उस एक्सटेंशन को ख़त्म करना। ठीक है, मतलब कि एक्सटेंशन को ब्लॉक करना। अब वो फिंगर एक्सटेंशन में है, ठीक है, तो ये ऑर्थोसिस क्या करेगा, ये जो एक्सटेंशन हुई हुई है या स्ट्रेटनिंग हुई हुई है टिप ऑफ फिंगर की, उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मेटाकार्पोफिरिंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन को ब्लॉक करना, ताकि जो प्रोक्सिमल इंटरफिरिंजियल जॉइंट्स हैं उनकी एक्सटेंशन हो सके। ठीक है, इंडिकेशन इसकी क्या है, इंडिकेशन यही है कि ये प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल फ्लेक्शन लैग विद फ्लेक्सिबल और स्टिफ प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ D3 और D4। D3 बोलते हैं मिडल फिंगर को और D4 बोलते हैं रिंग फिंगर को। PIP फ्लेक्शन लैग का मतलब ये है कि जो हमारे PIP जॉइंट है, ठीक है, फिंगर्स के हमारे जो PIP जॉइंट्स हैं उनके अंदर पूरी तरह से वो फ्लेक्शन और या उनकी बेंडिंग नहीं हो पाती। ठीक है, PIP फ्लेक्शन लैग का क्या मतलब है कि हमारे PIP जॉइंट्स जो हैं फिंगर्स के अंदर मौजूद हैं वो फुली फ्लेक्स नहीं हो पाते या बेंड नहीं हो पाते। ठीक है, ये इंडिकेशन है कि जब इस तरह की कंडीशन हो तो फिर हम यूज़ करते हैं ये वाला ऑर्थोसिस। ठीक है, साथ में क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल, मतलब कि रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्सिबल हो या ठीक हो, मिडल या रिंग फिंगर की, या फिर मिडल या रिंग फिंगर के PIP जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, या फिर स्टिफ हो गए हो जॉइंट्स, उन कंडीशंस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं ये वाला ऑर्थोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्थोसिस है डैट इज ट्रैपर स्प्लिंट और बडी स्प्लिंट। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए फिंगर को। ठीक है, इसको हम कैसे स्टैप करते हैं, हम इसमें अफेक्टेड फिंगर को अनअफेक्टेड फिंगर के साथ स्ट्रैप कर देते हैं। ठीक है, एट प्रोक्सिमल मिडल फेलेंजिस। ठीक है, प्रोक्सिमल मिडल फेलेंजिस के पॉइंट पे हम अफेक्टेड फिंगर को अनअफेक्टेड फिंगर के साथ स्ट्रैप कर देते हैं। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, ये पैसिव मूवमेंट प्रोवाइड करता है अफेक्टेड जॉइंट को। ठीक है, बाय मूविंग अनअफेक्टेड फिंगर। ठीक है, ये अनअफेक्टेड फिंगर को मूव करते हुए अफेक्टेड जॉइंट पे पैसिव मूवमेंट भी करवाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी इंडिकेशन क्या है, इसकी इंडिकेशन है कि PIP प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी हो जाए तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, या जो हमारे पास फ्लेक्सर टेंडन है उसकी रिकंस्ट्रक्शन हो सर्जरी के बाद। ठीक है, सर्जरी के थ्रू रिकंस्ट्रक्शन हो, या फिर PIP फ्लेक्शन, उस केस में हम यूज़ करते हैं ट्रैपर या बडी स्प्लिंट। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है PIP एक्सटेंशन स्प्लिंट। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के ऊपर एक्सटेंशन को ब्लॉक करेगा। ठीक है, और साथ में ये स्टैटिक स्प्लिंट है, मतलब ये जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब PIP एक्सटेंशन स्प्लिंट के कुछ कॉमन नेम्स हैं, उसमें पहला नेम है स्वैन नेक डिफॉर्मिटी,
स्प्लिंट, दूसरा है पीआईपी हाइपर एक्सटेंशन स्प्लिंट, ठीक है, और तीसरा है फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट। अब स्वैन नेक डिफॉर्मिटी स्प्लिंट इसका नेम इसलिए क्योंकि ये स्वैन नेक डिफॉर्मिटी की कंडीशन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। स्वैन नेक डिफॉर्मिटी जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के केसेस में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो फिंगर्स हैं ना उनका जिग जैग पोस्चर बन जाता है, ठीक है। और स्वैन नेक डिफॉर्मिटी के अंदर पीआईपी जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और डीआईपी जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। स्वैन नेक डिफॉर्मिटी के अंदर प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के ऊपर होती है हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है, और डीआईपी या डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के अंदर होती है फ्लेक्शन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्थोसिस को यूज़ करने का, इंडेक्स फिंगर पीआईपी एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इंडेक्स फिंगर का जो पीआईपी जॉइंट है उसकी एक्सटेंशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए हम इस प्लेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिकेशंस के अंदर ट्रिगर फिंगर है, ट्रिगर फिंगर की कंडीशन क्या होती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्वैन नेक डिफॉर्मिटी के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी की कंडीशन के अंदर क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और स्वैन नेक डिफॉर्मिटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, किसी ट्रोमा की वजह से हो सकती है, ठीक है। इंट्रिंसिक मसल्स टाइटनेस की वजह से हो सकती है। इंट्रिंसिक मसल्स हमारे हैंड के अंदर मसल्स होते हैं और हैंड से ही ओरिजिनेट होते हैं, ये फोर आर्म से ओरिजिनेट नहीं होते, ठीक है। इनकी टाइटनेस हो जाए तो भी स्वैन नेक डिफॉर्मिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। और लास्ट इसकी कॉज है डोर्सल माइग्रेशन ऑफ एक्सटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैपनर स्प्लिंट। कैपनर स्प्लिंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसको पीआईपी इंडेक्स फिंगर के ऊपर जब हमने पीआईपी जॉइंट की एक्सटेंशन मोबिलाइजेशन करवानी हो तो हम कैपनर स्प्लिंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैपनर स्प्लिंट की इंडिकेशंस क्या हैं। इसकी इंडिकेशंस के अंदर सबसे पहले कि अगर प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बन गया तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की डिसलोकेशन हो गई है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वोलर प्लेट इंजरी हो गई है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वोलर प्लेट इंजरी क्या होती है मैं अभी आपको बताती हूँ। फ्लैक्सर टेंडन का रिपेयर हुआ है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोलैटरल लिगामेंट का पार्शियल या कंप्लीट टियर हो गया है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर बोट्यूनियर डिफॉर्मिटी हो गई है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बोट्यूनियर डिफॉर्मिटी जो है वो स्वैन नेक डिफॉर्मिटी के बिल्कुल रिवर्स होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पीआईपी जॉइंट पे फ्लेक्शन होती है, ठीक है, और डीआईपी जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन होती है। रिवर्स है ये स्वैन नेक डिफॉर्मिटी का, ठीक है। और आर्थराइटिस वगैरह की कंडीशन के अंदर ही ये कंडीशन भी डेवलप हो रही होती है बोट्यूनियर डिफॉर्मिटी वाली, ठीक है। वोलर प्लेट इंजरी क्या होती है हमारे पास, वोलर प्लेट इंजरी के अंदर वोलर प्लेट का डैमेज होता है, ठीक है। अच्छा, अब वोलर प्लेट क्या है, वोलर प्लेट जो है ये हमारे पास एक लिगामेंट है हमारी पाम वाली साइड पे, ये हमारी पाम वाली साइड है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ फॉर एग्जांपल ऐसे, बस ऐसे गंदी सी ड्राइंग है मेरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये समझिए पाम वाली साइड है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया। तो इसमें हमारे पास जो वोलर प्लेट है ना वो एक थिक लिगामेंट होता है जो पाम वाली साइड पे मौजूद होता है। पाम को हम वोलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जो साइड है पाम वाली साइड, इसको हम वोलर साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थिक लिगामेंट है जो पाम वाली साइड पे मौजूद होता है, लेकिन ये पूरे हाथ पे मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये ना सिर्फ फिंगर्स वाले एरियाज़ पे मौजूद होता है, पाम वाली साइड पे फिंगर्स वाले एरियाज़ में सिर्फ ये मौजूद होता है लिगामेंट, ठीक है। और फिंगर्स वाली साइड पे भी स्पेशली ये प्रोक्सिमल पीआईपी जॉइंट्स पे मौजूद होता है, ठीक है। इस वोलर प्लेट का काम क्या होता है, इस वोलर प्लेट का काम ये होता है कि ये फिंगर जॉइंट्स, ये वाले जो जॉइंट्स है प्रोक्सिमल पीआईपी जॉइंट्स, इनको स्टेबलाइज करता है, ठीक है, और हाइपर एक्सटेंशन से प्रिवेंट करता है,
नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है डैट इज़ शॉर्ट ओपोनेंस ऑर्थोसिस। शॉर्ट ओपोनेंस आर्थोसिस का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये रिलीव करता है कार्पो मेटाकार्पल में अगर पेन हो रही हो तो उसको रिलीव करता है, ठीक है। कार्पो मेटाकार्पल और एमसीपी जो जॉइंट्स है, ठीक है, इनको इमोबिलाइज करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, थंब को पोजीशन करता है इन फंक्शनल ओपोजिशन। फंक्शनल ओपोजिशन क्या होता है, हमें पता है थंब की एबिलिटी होती है कि हम थंब से अपने इन फिंगर्स को टच कर सकते हैं, टिप ऑफ फिंगर्स को इस तरह टच कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ओपोजिशन हम थंब की इस एबिलिटी को कहते हैं जिससे हम ऑपोजिट फिंगर्स को इस तरह टच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, वेब स्पेस, फर्स्ट वेब स्पेस को करेक्ट करता है। फर्स्ट वेब स्पेस को हम फर्स्ट डोर्सल वेब स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है, और हम इसको थिनार स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी जगह होती है, ये हमारे जो इंडेक्स फिंगर है, ये वाली फिंगर, और ये जो थंब है हमारा, इसके दरमियान में जो ये वाली जगह है ना, इसे हम बोलते हैं थिनार। ये वाली जो जगह है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं थिनार स्पेस, फर्स्ट डोर्सल वेब स्पेस या फर्स्ट वेब स्पेस, ठीक है, जो हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान जो जगह होती है। अच्छा, अब फर्स्ट वेब स्पेस को का जो मसला है, ठीक है, उसमें जो इशू आ सकता है वो डिफरेंट डिजीज़ के अंदर आ सकता है, जैसे कोई नर्व कंप्रेशन हो गई है या आर्थराइटिस वगैरह की कंडीशन हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हम फिर ये शॉर्ट ओपोनेंस ऑर्थोसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। इंडिकेशंस में सबसे पहले है कि अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है कार्पो मेटाकार्पल की या कोई इंजरी हो गई है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रिप्लीजिया की कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रिप्लीजिया की कंडीशन क्या होती है कि चारों लिम्स पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। कार्पो मेटाकार्पल की आर्थ्रोप्लास्टी हुई है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम मीडियन नर्व की इंजरी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास है डैट इज़ डायनेमिक थंब ओपोजिशन स्ट्रैप, ठीक है। सबसे पहले हम इसके कॉमन नेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन नेम इसके दो हैं, पहला है डायनेमिक थंब ओपोजिशन स्प्लिंट और दूसरा थंब एबडक्शन स्प्लिंट, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की और इंडिकेशंस क्या हैं इसके। सबसे पहले तो वीकनेस या पैरालिसिस अगर हो गया थिनार मसल्स के अंदर तो हम इस स्प्लिंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थिनार मसल्स कौन से होते हैं हमारे पास, थिनार मसल्स हमारे वो मसल्स हैं जो हमारी पाम वाली साइड पे थंब के बिल्कुल नीचे पड़े होते हैं, बिल्कुल बेस पे पड़े होते हैं, थंब की बेस पे पड़े होते हैं पाम वाली साइड पे, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से मसल्स आ जाते हैं, इसके अंदर एब्डक्टर पोलाइसिस ब्रेविस आ जाता है, फ्लेक्सर पोलाइसिस ब्रेविस आ जाता है, ठीक है, ओपोनेंस पोलाइसिस आ जाता है और एडक्टर पोलाइसिस आ जाता है। ये चार मसल्स हमारे थिनार मसल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये थंब को पोजीशन करता है इन पाल्मर एबडक्शन। पाल्मर एबडक्शन कौन सी पोजीशन है, थंब को पाम से जब हम अवे मूव करते हैं, ठीक है, ये पाम है हमारी, इससे जब हम इसको अवे मूव करते हैं डैट इज़ पाल्मर एबडक्शन, ठीक है। उसके बाद है एडक्टेड थंब पोजीशन एसोसिएटेड विद हाई टोन। इसका मतलब ये है कि वो मसल्स जो थंब के वो मसल्स जो क्या कर रहे हैं, जो थंब की एडक्शन के अंदर जिनका रोल है, एडक्शन का मतलब क्या है, थंब को पाम की तरफ लेके आना, ठीक है। एबडक्शन था पाम से दूर लेके जाना और एडक्शन है पाम की तरफ लेके आना, ठीक है। वो मसल जो थंब को पाम की तरफ लेकर आती हैं, थंब की एडक्शन कराते हैं, ठीक है, उनकी जो मसल टोन है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है, और या स्पास्टिसिटी उन मसल्स में ज़्यादा हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि थंब को पाम की तरफ लाने में इशू आ रहा है, तो हम इस प्रिंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है थंब को अगर हमने ये यूज़ होता है थंब को रेडियल एबडक्शन के अंदर रखने के लिए, ठीक है। रेडियल एबडक्शन क्या होता है, रेडियल एबडक्शन होता है मूवमेंट ऑफ थंब अवे फ्रॉम इंडेक्स फिंगर, ठीक है। ये इंडेक्स फिंगर है, इससे थंब को दूर लेके जाने को हम बोलते हैं रेडियल एबडक्शन, ठीक है। तो थंब को रेडियल एबडक्शन की पोजीशन में रखने के लिए यूज़ होता है टू ब्रेक अप फ्लेक्सर स्पास्टिसिटी पैटर्न, ठीक है।
अगर फ्लेक्सर स्पास्टिसिटी पैटर्न डेवलप हुआ हुआ है उस कंडीशन के अंदर हम थंब को रेडियल एब्डक्शन के अंदर रखने के लिए इसे यूज़ करते हैं। फ्लेक्सर स्पास्टिसिटी पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर मसल टोन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं जो कि हमारे फ्लेक्सर मसल्स को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने हैंड फिंगर थंब बेस्ड ऑर्थोसिस को 3 लेक्चर्स के अंदर कवर किया है, ठीक है। आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये नोट्स आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।